नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं दो चर के रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 3 है और ये क्लास 10th है। दो चर के रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज इस पूरा वीडियो को देखिए। उसके बाद दो चर के रैखिक समीकरण का फार्मूला, उसका व्यापक रूप या फिर और कुछ हो, उसके बाद रटा नहीं मारना पड़ेगा, समझ के जाइए। ये वीडियो बहुत खास वाला है, ये क्लास ही इंट्रोडक्शन वाला है, दो चर के रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है जी? तो चैप्टर का नाम है दो चर के रैखिक समीकरण। ये होता क्या है जी, सब समझो। दो चर के रैखिक समीकरण होता क्या है? अगर तुम पास हो, ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें पूरा वर्ड का मतलब बता देते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझिए कि ये दो चर जो होगा, इसमें कितना होगा? दो चर। चर कहने का मतलब है जिसका मान बदलते रहता है। आप x लिखते हो, y सुने होंगे, z सुने होंगे और भी ABCD सुनते हैं। ये सब का मान बदलते रहता है, इसको बोलते हैं चर। ठीक है, और जिसका मान नहीं बदलता है उसको बोलते हैं अचर। और रैखिक कहने का मतलब है कि जिस बहुपद का घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। जिस बहुपद का घात एक होगा उसको बोलते हैं रैखिक। ठीक है, समीकरण कब बनेगा जी? तो उस बहुपद में किसी को बराबर करने पर वो कहलाएगा समीकरण। जैसे इसमें अगर x प्लस के y बराबर, ये हो गया बहुपद। जब तक नहीं इसमें हम कुछ बराबर में लिखेंगे या फिर वो कोई माइनस में हो, प्लस में हो, रूट में हो, कोई भी रियल नंबर, उसी को बोलते हैं समीकरण। तो ये हो गया दो चर के रैखिक समीकरण। यहाँ पे देखिए दो चर हो सकता है, उसमें दो चर है, घात कितना? एक है, तो इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम 2x प्लस में y और ये बराबर में 6 हो गया, ये भी हो गया दो चर के रैखिक समीकरण। ठीक है, और ये हमेशा समीकरण युग्म के साथ चलता है, यानी कहने का मतलब ये दो वो चलेगा। कितना समीकरण चलेगा? दो। इसको बोलेंगे पहला समीकरण और इसको बोलेंगे दूसरा समीकरण। तो ये हो गया समीकरण। ठीक है, अगर बोलेंगे कि x प्लस के y बराबर में 6, ये देखिए ये एक समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण कितना लिया? एक, लेकिन इसमें दो चर है। कभी भी एक समीकरण हो और दो चर दिया है तो उसमें हलों की संख्या अनगिनत होता है। कितना होगा इसमें? यानी इसका जो मूल निकलेगा, ठीक है, हलों की संख्या, याद रखिएगा, हलों की संख्या जो होगा वो अधिक होगा, यानी कि अनगिनत होगा। कब? जब उसमें दो चर हो। ठीक है, दो चर होना चाहिए और एक घात होना चाहिए। ठीक है, और समीकरण एक रहेगा तो उसमें हलों की संख्या अनगिनत होगा। लेकिन अगर दो समीकरण आ जाए तो उसमें ये नहीं बताया जा सकता कि उसका कितना हल होगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले दो चर के रैखिक समीकरण के आप पहले व्यापक रूप को समझिए। ठीक, इसका व्यापक रूप जो होता है, देखिए ये होता है x प्लस के by प्लस के c बराबर में 0, यानी सारा क्वेश्चन इसी पर लिखा है। ठीक है, एक और समीकरण होता है dx प्लस में ey प्लस में f बराबर में 0। जरा यहाँ पे समझिए कि x और y है क्या चीज़। ठीक है, आप x और y को x y इसको बोलते हैं चर। क्या चीज़ बोलते हैं? चर। ठीक है, अगर आप बोलते हैं जैसे में a हो गया, b हो गया, c हो गया, d, ठीक है, ई हो गया, एफ हो गया, ये सब हमेशा के लिए अचर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अचर लिया गया है। ठीक है, ये माना गया कि ये अचर है। तो आप लोग समझिए चर किसको बोलते हैं? अचर। ठीक है, कभी कभी ये भी चर बन जाता है, कभी कभी ये भी अचर बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखना। ठीक है, ये था दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, आप व्यापक रूप और तरीका से लिखा था जी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखें, हो सकता है कि आप a1x प्लस में b1y प्लस में c1 और ये बराबर में 0 लिखते हैं। हो सकता है कि a2x प्लस में b2y प्लस में c2y बराबर में कितना? 0। ये भी युग्म है, ये भी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप है, इसको भी सही कर सकते हो। ठीक है, ये भी आप लोग जो अच्छा लग रहा है वो याद कीजिए। ठीक है, लेकिन कोई एक याद रखिए, जैसे ABCDEF, इसमें आपको A1 B1 C1 A2 B2 दोनों आसान है, दोनों याद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं ये वाला कोई भी पढ़िए। ठीक है, वही है, हम बता दिए। बस यहाँ पे A1 और B1 कहने का मतलब है कि ये दोनों है, ये अलग अलग है। ठीक है, एक दूसरे से अलग है, इसीलिए A1 A2 नाम दिया। ठीक है, यहाँ पे भी अलग है,
ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हलों की संख्या बताया नहीं जा सकता। जैसे इसमें देखिए चर कौन है, एक्स और एक वाई, यही नीचे भी एक्स और वाई, चाहे ये भी कुछ भी रहे, एक्स और वाई, यहाँ भी एक्स और वाई है, ठीक है। तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकलता है तो कितना निकलता है इससे समझते हैं, ठीक, किस आधार पर निकलता है। जैसे आप पहला में हम लिखते हैं शर्त, शर्त को समझिए, कुछ ऐसा शर्त होता है। दूसरा में हलों की संख्या, ठीक है, पहला दूसरा में हो गया। तीसरा में हो गया युग्म, युग कहने का मतलब है कि वो समीकरण किस प्रकार होगा, ठीक है। तीसरा हो गया इसका ग्राफ पे ही पढ़ लीजिए यहीं पे, ठीक है, ग्राफ आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी शर्त की बात करें, जैसे हम लोग जानते हैं दो चर के रैखिक समीकरण के व्यापक रूप, ठीक है, उसी के आधार में पहला देखिए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर में 0 होता है, ठीक है। एक पढ़ लेते डी एक्स प्लस में ई वाई प्लस में एफ बराबर में 0। पहला काज कीजिए कि ए बटा डी लीजिए, ठीक है, ए बटा डी लेते हैं बराबर बी बटा ई लीजिए, बी बटा ई, इसको बराबर नहीं कीजिए, ठीक है, यानी पहला स्टेप बराबर नहीं होता, ये शर्त है। शर्त क्या है, ए बटा डी इक्वल नोट बी बटा ई, शर्त ये है। तो इसमें हलों की संख्या का होगा तो एक होगा, केवल कितना हल होगा, केवल एक हल, ठीक है ना, एक हल होगा जी। और एक हल को बोलते हैं अद्वितीय भी बोल सकते हैं, ठीक है, अद्वितीय कहने का मतलब यूनिक होना चाहिए। तो इसमें हलों की संख्या एक है, कब, देखिए शर्त का चाहिए ए बटा डी इक्वल नोट बी बटा के, हलों की संख्या एक होगा, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका युग में जो होगा वो होगा अविरोधी, काची होगा अविरोधी, याद रहेगा। इसका युग में समीकरण जो रहेगा ये दोनों अविरोधी कहलाएगा, कब, जब ये ए बटा डी इक्वल नोट बी बटा ई रहे, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे रहेगा, तो प्रतिच्छेदी रहेगा इस प्रकार, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, काची बोलते हैं प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को काटा, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद, ठीक है। इसका ग्राफ समझ में आ गया। अब आता है थोड़ा सा समझिए दूसरा शर्त। पहला शर्त आप लोग समझ गए, दूसरा शर्त में क्या है, देखिए दूसरा शर्त में कि ए बटा के डी कीजिए, ठीक है, बराबर में बी बटा के ई इक्वल नोट सी बटा के ए, ये 3 गो स्टेप दीजिए, ठीक है। दूसरा शर्त का जी कि ये दोनों बराबर है, ये तीसरा बराबर नहीं होता है, याद रहेगा, 2 बराबर है, 1 बराबर नहीं है, तो इसको बोलते हैं इसका कोई हल नहीं होगा। आप लिख सकते हो कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक है, ये कोई हल नहीं होगा। पहला बराबर है, अगर दूसरा स्टेप बराबर नहीं है तो इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका युग में जो रहेगा वो विरोधी कहलाएगा, कैसे कहलाएगा, विरोधी। बताइए अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि ए बटा के डी बराबर बी बटा के ई इक्वल नहीं है सी बटा के एफ का, तो इसका युग में किस प्रकार होगा, तो वो इसका युग में विरोधी होगा, ठीक है। इसका ग्राफ जो होगा वो समांतर कहलाएगा, कैसे कहलाएगा, समांतर, समांतर रेखा कहलाता है, याद रहेगा, ठीक है। अगर ये 4 स्टेप में से किसी एक का नाम धरता है तो ये चारों याद होना चाहिए। जैसे पूछेंगे कि बताइए कि ग्राफ समांतर होता है तो इसका युग में कैसा होता है, विरोधी। पहला इसमें हलों की संख्या क्या होता है, तो कोई नहीं, ठीक है। तो कोई एक चीज़ पूछेगा आप लोग के चारों याद आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला है, ये लास्ट है, ठीक है। देखिए अगला का कहता है, अगला में तीनों बराबर होता है, ए बटा के डी, ठीक है, बराबर में बी बटा के ए बराबर में सी बटा के ए। इसमें तीनों स्टेप बराबर है, तो जब ये तीनों बराबर है तो इसमें अनगिनत होगा, कितना होगा, अनगिनत, हलों की संख्या कितना होगा, अनगिनत होगा। इसका युग में आश्रित कहलाएगा, काची कहलाएगा, आश्रित, ठीक है, इसका युग में आश्रित कहलाएगा। और इसका ग्राफ जो रहेगा वो कैसा कहलाएगा, तो युग में आश्रित कहलाएगा, तो इसका ग्राफ कैसा कहलाएगा, संपाती। संपाती कहने का मतलब है कि एक रेखा दूसरे रेखा पर होता है, ठीक है, दोनों रेखा एक ही पर होता है तो इसको बोलते हैं संपाती, संपाती रेखा, इसको बोलते हैं संपाती, ठीक है, संपाती। तो आप लोग समझ गए, ये 4 शर्त है जी, चारों को ध्यान से समझिए, ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। आप लोग को इसको 1-2 बार लिखिएगा ना, खुद से याद हो जाएगा, पढ़ पढ़ के लिखना, ठीक है। जैसे अगर ये 4 को शर्त है, 4 को देखिए, एक शर्त होगा युग, हलों की संख्या होगा, युग्म होगा, ये ग्राफ होगा। अगर इसमें से किसी एक का नाम लेता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, हो सकता है कि बोलेगा कि एक ग्राफ कट रहा है संपाती,
उसमें हलों की संख्या कितना होगा, तो हलों की संख्या अनगिनत होगा। ठीक है, आश्रित युग्म है, शर्त ये कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसमें से किसी एक का नाम लेगा तो ये चारों बात ध्यान में आना चाहिए। जैसे आश्रित युग्म होगा, हलों की संख्या अनगिनत होगा, शर्त ये होगा, और उसमें ग्राफ संपाती कटे। अगर अद्वितीय हल होगा तो ये शर्त होगा, उसके बाद हलों के युग्म इसका विरोधी होगा, ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, तो यही था इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि 2 चर के रैखिक समीकरण है। तो ये बेसिक क्लास है। ठीक है, अगर ये आप लोग नहीं देखते हैं, नहीं सीखते हैं, तो यहाँ से कम 2 नंबर या 3 नंबर का जो भी एग्जाम में बनता है, और ये भी है जी, इसमें 2 नंबर से सवाल भी किया जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में लेकर आएगी इसका 2 अंक के सवाल कैसे करना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।